हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज की संडे स्पेशल क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक रोले की प्रमेय तथा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय की हम बात करने वाले हैं, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि आखिर हमारी जो रोले की प्रमेय तथा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय होती है वह क्या होती है। इसमें जो हमारा कथन जो स्टेटमेंट होते हैं वह इसका स्टेटमेंट क्या कहते हैं और इसको कैसे सत्यापित किया जाता है, हम सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बनी रहिए इसी के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत रोले की प्रमेय से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोले की प्रमेय को, फिर पढ़ेंगे हम लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय को। तो रोले की प्रमेय में रोले की प्रमेय, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोलेस थ्योरम। और रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें 3 कथन इसमें दिए होते हैं, जिसमें फलन को क्या करना होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिए रखा होगा, हमें क्वेश्चन में एक फलन दिया रखा होगा f(x) और एक ओपन इंटरवल में लिखा होगा a, b। तो हमें ये दोनों चीज़ें हमें क्या होगी, गिवन होगी। क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। हमें इनसे क्या करना है, हमें इस फलन को क्या करना होगा, रोले की प्रमेय से सत्यापित करना होगा। यानी क्वेश्चन में कह रखा होगा कि दिए गए फलन को सत्यापित कीजिए, रोले की प्रमेय है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें सत्यापित करने और सत्यापित यानी रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें 3 कथनों का होना आवश्यक है। तो चलिए हम उन तीनों कथनों को लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या है वो तीनों कथन। तो सबसे पहला कथन होता है कि जो हमारा फलन है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट होगा वह होगा कि जो हमारा फलन है वह क्लोज इंटरवल a, b के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्या होता है कि जो हमारा फलन है, फलन f(x) क्लोज इंटरवल a, b के लिए सतत होना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कथन नंबर 1 होता है कि जो हमारा फलन यानी जो हमें दिया गया फलन होगा वह कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a, b के लिए सतत होना चाहिए। और दूसरा कथन होता है कि फलन f(x) ओपन इंटरवल a, b के लिए अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। जो हमारा दूसरा कथन होता है वह होता है कि फलन जो हमें दिया गया फलन है वह क्या होनी चाहिए, ओपन इंटरवल a, b के लिए अवकलनीय होना चाहिए। और जो हमारा तीसरा फलन होता है जो हमारी तीसरी कथन होता है वह होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा एक प्रोसेस होती है, इसको हमें हल करके करना होता है। तो जो हमारा तीसरा कथन होता है वह होता है कि जो हमारा फलन f(a) बराबर होना चाहिए किसके, f(b) के। f(a) बराबर होना चाहिए किसके, f(b) के। और तीसरा जो चौथा होता है वह होता है हमारा एक प्रोसेस, यानी उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कैसे कि हमें जो फलन दिया रखा है सबसे पहले हम उस फलन को लिखते हैं, फिर उस फलन का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। नहीं, उस फलन को हम क्या करते हैं, उस फलन का हम कर देते हैं अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन होता है किसके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू होता है यहाँ पर x के, यानी हम यहाँ पर x के सापेक्ष जो हमें फलन दे रखा है उसका हम अवकलन कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, f(x) आ जाता है, f(x) यानी अवकलन कर देंगे तो हमारा जो फलन f(x) है वह हो जाएगा f(x) में। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू किसके बराबर, c के, यानी x के स्थान पर हम c को रखते हैं। तो इसी के होंगे हम आता है हमारा x के स्थान पर c रखेंगे तो हो जाएगा हमारा f
डैश सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एट एक्स इज इक्वल टू किसके, सी, यानी एक्स के स्थान पर हमने रख दिया सी को। फिर अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फोर रोलेस थ्योरम, यानी रोले की प्रमेय से, यानी रोले की प्रमेय से। अब यहाँ से होता है रोले की प्रमेय से, रोले की प्रमेय से, रोले की प्रमेय से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एफ डैश सी इक्वल बराबर हो जाता है 0, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल बराबर हो जाता है किसके, 0 के। और जो अब यहाँ से हमारा जो सी का मान आएगा वह किसके बिलोंग होना चाहिए, वह होना चाहिए हमारा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के। ठीक, तो यानी जो हमारा सी का भी जो भी मान आएगा यहाँ से वह किसके अंतर्गत होना चाहिए, वह होना चाहिए एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के होना चाहिए। तो ये थी हमारी क्या, रोलेस थ्योरम। और यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे कि जो हमारा एफ डैश सी बराबर 0 है वह कहाँ से आया। अभी हम सभी का चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हमने केवल किसी रोले की प्रमेय के जो स्टेटमेंट्स थे, यानी जो कथन थे, उसको सत्यापित करने के लिए जो कथन होते हैं उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार अपने जो कथन है उनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या है, पहला कथन होता है हमारा, फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और अभी हम थोड़ी देर बाद आपको ये भी बताएंगे कि यह क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, ओपन इंटरवल का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि फलन एफ एक्स यानी सतत के लिए हमें क्लोज इंटरवल की ही क्यों ज़रूरत पड़ी, और हम यही भी बताएंगे कि अवकलीय होने के लिए हमें ओपन इंटरवल ए कॉमा बी की ही क्यों ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर पहला कथन कहता है कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दूसरा कथन है हमारा क्या है, फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा कथन कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये भी हम देखेंगे, ठीक, इनको हम सभी ग्राफ के माध्यम से इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो क्या होना चाहिए, फलन एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। और जो चौथा स्टेटमेंट होता है वह होता है, ये चौथा स्टेटमेंट वो हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, क्या है, जो फलन एफ एक्स हमें दिए रखा होगा, हमने क्या कहा था, हमने शुरुआत में ही बताया था कि आपको एक फलन दिए रखा होगा तथा आपको क्या दिए रखा होता है, एक क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी का, ये चीज़ यानी दो चीज़ आपको गिवन होती हैं हमारे क्वेश्चन में। तो हमारा जो फलन एफ एक्स दिए रखा होगा उसको हम लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी उसका हम उस फंक्शन का हम क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फिर उससे आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। अब क्या करेंगे हम, एट एक्स इज इक्वल टू रख देंगे सी, यानी एक्स के स्थान पर सी रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश सी। एफ डैश सी के बाद हम क्या करेंगे, रोले की प्रमेय से, यानी फ्रॉम रोलेस थ्योरम क्या आ जाएगा, एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0 के, हम यहाँ पर रखेंगे। फिर सी का जो भी मान आएगा वो होना चाहिए किसके अंतर्गत होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के अंतर्गत होना चाहिए। तो आप लोग पहले इन सभी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम इसके ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि हमारा जो एफ डैश सी इक्वल 0 क्यों लिया, रोले के प्रमेय से कैसे आया, सभी की बात करेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते अपने ग्राफ की ओर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी पढ़ी, हमने रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमारी जो 3 महत्वपूर्ण कथन होते हैं उनके बारे में पढ़ा। पहला कथन था कि हमारा जो फलन होता है, यानी जो हमें दिया गया फलन होता है वह क्या होता है, वह होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फिर दूसरा हमने दूसरा कथन पढ़ा कि जो हमारा फलन है, जो हमें दिया गया फलन होता है वह क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए अवकलनीय होना चाहिए। फिर हमने तीसरा फलन पढ़ा कि एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। और फिर चौथा हमने पढ़ा कि हमने एक प्रोसेस पढ़ा, यानी उस क्वेश्चन को हल, पहले हम क्या करते हैं, जो हमें फलन दिए रखा होता है उसको लिख लेते हैं, फिर उस फलन का क्या कर देते हैं, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, हम एट एक्स इज इक्वल टू हम सी रख देते हैं, यानी एक्स के स्थान पर सी को रख देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारा आ जाता है एफ डैश सी। फिर हम फ्रॉम रोलेस थ्योरम यानी रोले की प्रमेय से हम क्या कर देते हैं, एफ डैश सी बराबर हो जाता है 0 के। और फिर हम इसको हल करते हैं, तो सी का जो भी मान आता है वह होना चाहिए हमारा सी बिलोंग्स टू होना चाहिए किसके,
क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के। ठीक, चलिए अब इसके हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसके ग्राफ को समझ लेते हैं। तो हमें इस ग्राफ में क्या दे रखा होता है, हमें यहाँ पर हमें रोले की प्रमेय यानी किसी भी फलन की को सत्य करना है कि वह रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको f(x) यानी एक फलन दिए रखा होगा और एक क्लोज इंटरवल a कॉमा बी दे रखा होगा, यानी ये दोनों चीज़ें आपको क्या होगी, गिवन होगी। ये दोनों चीज़ें आपको क्या होगी, गिवन होगी, यानी दी रखी होंगी। फिर अब चलिए, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक, ये हमने एक ग्राफ बना लिया। तो चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, अब इससे हम समझते हैं रोले की प्रमेय को। तो चलिए पहला कथन हमारा क्या कहता है, पहला हमने जो हमारा रोले की प्रमेय के लिए जो हमारा पहला कथन होता है उसको हम दोबारा से दोहराते हैं। क्या कहता है, फलन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और आप सतत का मतलब जानते हैं कि जो फलन टूटे ना। ठीक, जो फलन टूटे ना उसे हम सतत कहते हैं, यानी जो फलन टूटे ना यानी उसे हम क्या कहते हैं, सतत। आपने पढ़ा होगा, आपने जब चैप्टर नंबर 5 के शुरुआती टॉपिकों को पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि सतत का मतलब क्या होता है, कि जो फलन टूटे ना। तो चलिए यहाँ पर अब चलिए एक फलन बनाते हैं जो टूटे ना। फिर चलिए हमने समझ लिया कि जो फलन ऐसा हमें इसमें फलन बनाना होगा कि जो टूटे ना। फिर दूसरा कथन की बात आती है। दूसरा कथन क्या कहता है हमारा, कि जो हमारा फलन है वह कैसा होना चाहिए, ओपन इंटरवल a कॉमा बी के लिए क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और आप लोग यह जानते हैं कि अवकलनीय का अर्थ होता है कि फलन की जांच। अवकलनीय का अर्थ आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, शुरुआती टॉपिकों में पढ़ा होगा। फलन अवकलनीय का मतलब होता है कि हमें यह जांच करना है, यानी फलन की जांच करना कि वह परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसे कहते हैं हम अवकलनीय करना। तो यहाँ पर अवकलनीय हो रहा है, यानी अवकलनीय होना चाहिए, यानी परिवर्तित भी होना चाहिए, यानी सतत भी हो और परिवर्तित भी हो, यानी टूटे भी ना और परिवर्तित भी रहे। चलिए, तो हमें एक ऐसा फलन बना रहे हैं, तो आप कैसा भी एक फलन बनाएं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक फलन बना दिया, ये हमने एक फलन बना दिया। ठीक, ये हमने एक फलन बना लिया जो आप लोग देख रहे होंगे टूट भी नहीं रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टूट भी नहीं रहा है और यहाँ पर वह परिवर्तित भी हो रहा है, यहाँ से कैसा परिवर्तित भी हो रहा है। तो हमने एक फलन बना लिया जो टूट भी नहीं रहा है और परिवर्तित भी हो रहा है। और जिसने अभी तक संतत और अवकलनीयता नहीं पढ़ी होगी उसको अभी ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आपको शुरुआती टॉपिकों को पढ़ना होगा। तो सतत का मतलब होता है कि फलन की जांच करना कि कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। यदि टूटता है तो उस फलन को क्या कहते हैं, वह फलन हो जाता है असतत। और जो टूट नहीं रहा होता है उसे हम कह देते हैं वह होता है फलन सतत। और ऐसे अवकलनीय के होता है कि जो फलन परिवर्तित नहीं होता है उसे कहते हैं कि अवकलनीय नहीं है, और जो परिवर्तित हो रहा है उसे कहते हैं कि अवकलनीय है। तो आप लोग देख रहे हैं ये ना तो टूट रहा है और ना ही ये ना तो टूट रहा है, यानी ये फलन हमारा सतत है। और चूंकि ये हमारा फलन परिवर्तित हो रहा है तो हम कह देंगे यह हमारा अवकलनीय है, यानी हमारे इस फलन ने हमारी जो शुरुआत के दो कथन है उनको क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। यानी हमारे इस फलन ने अपने शुरुआती दो कथनों को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। यानी जो हमारा फलन है वह क्या है, फलन हमारा क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के लिए क्या है, सतत है। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल का क्या अर्थ होता है, क्लोज इंटरवल से हमारा अर्थ होता है, यानी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी से हमारा अर्थ होता है कि हम जैसे सतत को हमने क्लोज इंटरवल से क्यों दिखाया है, क्योंकि आप जब किसी फलन को चेक करते हैं, कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, उसके अंतः बिंदु से तो ही चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये फलन है तो आप यहीं से तो देखेंगे कि कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, या आप यहाँ से देखेंगे कि कोई फलन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो आप उनके अंतः बिंदु से तो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें इनको भी साथ लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल का आप मतलब जानते हैं कि a कॉमा b भी इसमें शामिल होगा, यानी हमें सतत
सततता चेक करने के लिए उनके अंतः बिंदु यानी ए कॉमा बी उनको साथ लेकर भी हमें चेक करना होता है। यानी यहाँ भी अगर टूटता है तो हम कह देते हैं जो हमारा फलन टूट रहा है। तो यहाँ पर हमने इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया है, यानी इसमें ए कॉमा बी पर ही हम चेक करते हैं कि जो हमारा फलन है वह टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो सततता में हमेशा क्लोज इंटरवल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंतः बिंदु से हमें चेक करना होता है कि कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब आती है अपकलनी की बात। अपकलनी में हमारा ओपन इंटरवल क्यों लगाया जाता है? तो अपकलनी में ओपन इंटरवल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि परिवर्तन आप लोग कहाँ से चेक करते हैं। आप परिवर्तन कहाँ से चेक करते हैं? आप परिवर्तन चेक करते हैं बीच से, क्योंकि आपको यहाँ बिंदुओं पर कोई परिवर्तन दिख रहा नहीं, परिवर्तन तो बीच में हो रहा ना, तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा, तो हम परिवर्तन अंतः बिंदुओं से ना देखकर परिवर्तन हमेशा बीच में देखते हैं। बीच में हमने देखा कि पहले फलन ऐसा था, फिर थोड़ा और झुका, फिर थोड़ा और झुका, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फलन में हमारा क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम ए कॉमा बी को साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अंतः बिंदुओं से चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? बीच में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए, और आप ओपन इंटरवल का मतलब जानते हैं कि ओपन इंटरवल का अर्थ होता है कि हमारा यहाँ पर ए कॉमा ए और जो बी है वह शामिल नहीं है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है? हमारा जो ए और बी है वह उसमें शामिल होता है। ठीक, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में अंतर, कि हमने सततता में क्लोज इंटरवल ही क्यों लगाया और अपकलनीय में ओपन इंटरवल ही क्यों लगाया। ठीक, तो यहाँ पर हमने अपने ग्राफ में एक ऐसा फलन बनाना है जो हमारे दोनों ही कथनों यानी रोले की प्रमेय को, दो कथनों को सिद्ध कर रहा है। ठीक, तो हमने ये चीज़ बना ली। अब क्या कर देते हैं? अब हम इनके निर्देशांक डाल देते हैं। तो हमने क्या कहा था? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है? एक फलन दे रखा होता है तथा एक फलन दे रखा होता है, और एक हमें क्या दे रखा हो? क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, अब यहाँ पर बिंदु होगा तो पहला हो जाएगा ए, फिर कॉमा, अब x के स्थान पर हम ए को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ए। तो हमारा यहाँ पर जो बिंदु बन जाएगा, बिंदु ए का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए कॉमा एफ ए। इसी प्रकार अब क्या करेंगे? यहाँ पर बी आएगा पहले, ठीक, कॉमा, अब x के स्थान पर हम b को रख देंगे तो हो जाएगा एफ बी। तो हमारा जो दूसरा बिंदु b है वह आ जाएगा हमारा b कॉमा एफ बी। ठीक, तो यहाँ पर हमने b कॉमा एफ बी निकाली। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है? हमें वो हमने एफ डैश सी बराबर 0 लिखा था, उसको सिद्ध करने के लिए, और हमारा जो अगला तीसरा जो कथन है उसको भी सिद्ध करने के लिए हमें ये करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है? हमने क्या बनाया, क्या आया था यहाँ पर? b कॉमा एफ बी। चलिए, ये हमने क्या किया था? b कॉमा एफ बी हमारा ये आ गया था। चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे? अब जो हमारा क्या होता है? ए क्या है? हमारा भुज है, और एफ ही क्या है? कोटि है। यहाँ भी बी हमारा क्या है? भुज है, तो एफ भी क्या है? कोटि है। तो चलिए यहाँ से हम मिला लेते हैं, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। चलिए, भुज है ए, तो इसकी दूरी क्या? यहाँ से इसका मान ये हो जाएगा, कोटि यानी एफ ए का मान ये हो जाएगा हमारा। आप लोग समझ रहे होंगे, ये तो आपने 9th और हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। और यहाँ पर बी का मान यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से एफ बी ये हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ आ गई अपने पास, ठीक। तो यहाँ पर हमने अपने एफ ए और एफ बी को देख लिया। तो अब आपको जो हमारा तीसरा फलन, अब देखो, अब रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए जो हमारा तीसरा फलन होता है वह कौन सा होता है? तीसरा फलन हमने पढ़ा है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो आप लोग देखें कि जो हमारा फलन है, आप लोग देखें कि इसमें एफ ए बराबर एफ बी है, यहाँ पर एफ ए ये है, एफ बी है। आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, क्योंकि एफ ए इतना सा है और एफ बी इतना बड़ा है, तो यहाँ से बराबर कैसे हो सकता है? तो यानी हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं मिला, यानी एफ ए, यहाँ पर एफ ए डज नॉट इक्वल टू है एफ बी के। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं ये हमारा फलन कैसा बना, ये यानी ये हमारा ग्राफ गलत बन गया, ठीक। तो अब हमने क्या किया? गलत फलन को सीखा। अब क्या करेंगे? अब हम सही फलन बनाएंगे, यानी ऐसा फलन नहीं हो सकता। अब सही फलन क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में।
तो चलिए हमने कई चीज़ें जानी, अब क्या करेंगे, अब यानी हमारा ऐसा फलन नहीं होगा, यानी हमारे इस फलन ने 2 स्टेप तो कंप्लीट किए, यानी हमारे 2 कथन तो इसने फॉलो किए, लेकिन जो हमारा तीसरा कथन था उसको यह फॉलो नहीं किया, यानी यहाँ पर एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी है। जबकि हमारा कथन क्या कहता है कि हमारा कथन कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पर गलत हो चुका है। तो यानी हमने समझ लिया कि ऐसा ग्राफ आप नहीं बना सकते, यानी एफ ए बराबर एफ बी के लिए आपको एक नया मतलब इसकी एक अलग कंडीशन होगी। तो चलिए हम उसको सही जो हमारा ग्राफ होगा उसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ हमने एक यहाँ पर एक हमने जो हमारा एक गलत उदाहरण यानी एक हमने गलत ग्राफ बनाया, इससे हमने एक बात सीखी कि यहाँ पर जो हमारा रोले की प्रमेय कहती है कि रोले की प्रमेय में जो कथन दिए गए हैं वो सभी कथन उस फंक्शन के लिए क्या होने चाहिए, उस फंक्शन के लिए फॉलो करना चाहिए। यानी हमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से यदि एक भी स्टेटमेंट हमारा फॉलो नहीं करता है तो हम दिए गए फलन यानी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम कह देंगे कि अतः दिया गया फलन रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। यदि एक भी स्टेटमेंट हमारा इस फलन को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। यानी हमने सीखा कि हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वह उस फलन के लिए क्या होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। यानी अभी हमने 4 स्टेटमेंट भी पढ़े तो हमें चारों स्टेटमेंट को ही फॉलो कराना है, नहीं चारों स्टेटमेंट पूरे फॉलो होना चाहिए, जैसा वो कहता है वैसा होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक सही ग्राफ को बनाएंगे जिसमें जो हमारे चारों ही स्टेटमेंट क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। चलिए हमने एक ग्राफ बनाया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा फलन बनाएंगे जिससे हमारा क्या हो, एफ ए बराबर एफ बी, यानी हमारा जो तीसरा कथन भी वो पहला कथन भी फॉलो करे, दूसरा कथन भी, और जो हमारा लास्ट वाला कथन है वो भी हमारा फॉलो करे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने एक फलन बनाया ए बी, जैसा हमने वहाँ पर ए बी बनाया था बिल्कुल सेम इसी प्रकार हमने एक फलन यहाँ पर अब हम सही करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक फलन ए बी बना लिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि यह भी हमारा फलन कैसा है, सतत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फलन बीच में कहीं टूट नहीं रहा है, यानी ये फलन भी हमारा क्या है, सतत है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर ये फलन अवकलनीय भी है क्योंकि यहाँ पर ये परिवर्तित भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए पहले आप यहाँ पर ये जो हमारा फलन है वो नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, यानी हमारा जो फलन है वह क्या हो रहा है, अवकलनीय भी यानी परिवर्तित भी हो रहा है। तो हमारा ये फलन अवकलनीय भी है, वो भी किसके लिए, ओपन इंटरवल a, b के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा फलन अवकलनीय भी है और है सतत भी है। तो यहाँ पर हमारे इस फलन ने शुरुआत के 2 स्टेटमेंट को फॉलो कर लिया। अब चलिए इसी क्रम में अब तीसरे स्टेटमेंट को फॉलो कराते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बिंदु निकालना होगा, क्योंकि हमें एफ ए बराबर एफ बी लाना भी तो है। तो चलिए यहाँ पर हम बिंदु निकालते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार हमारा यहाँ भी आ जाएगा ए कॉमा एफ ए, और दूसरा स्टेटमेंट दूसरा यहाँ पर आ जाएगा बी बिंदु आ जाएगा बी कॉमा एफ बी। चलिए यहाँ पर इसको मिलाते हैं, ये क्या है ए, क्योंकि ये भुज है तो इसके बराबर एफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ ए, यहाँ से यहाँ तक बी, और ये हमारा एफ बी। और अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमने अब फलन बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा एफ ए है वह बराबर है किसके, एफ बी के। यहाँ पर हमारा एफ ए बराबर है एफ बी के। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा एफ ए है वह है बराबर एफ बी के, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस फलन में। तो यहाँ पर हमारे इस वाले ग्राफ ने क्या हमारे तीसरी कंडीशन को भी फॉलो कर दिया कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, क्योंकि हमारे रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए तीसरी कंडीशन कहती है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इस फलन ने एफ ए बराबर एफ बी को ही सिद्ध कर दिया, यानी जो हमारा तीसरा कथन है वो भी इस फलन ने प्रूव कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर फलन कैसा हुआ कि जो हमारा पहला बिंदु हमने
फलन का पहला बिंदु ए है वो इसके बराबर ही हमने क्या बिंदु बी को बिल्कुल समान लाइन में रखा है। यदि हम इसको थोड़ा भी ऊपर कर देते तो हमारा एफ बी हो जाता बड़ा, किससे, एफ ए से हमारा एफ बी हो जाता बड़ा। तो हमें याद रखना है कि हमारा फलन कैसे हो, तभी तो रोले की प्रमेय में हमारा फलन ऐसा होगा, यानी ए बिंदु जब आप ग्राफ में दर्शाएंगे तो बिंदु ए और बी को ऐसा, और आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। इसी फलन को आप यदि हम छोटे में यहाँ पर दर्शा दें तो इसी फलन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी आपके जो दोनों बिंदु होने चाहिए बीच में आप कैसा भी कर दें, लेकिन जो हमारा अंत यहाँ पर जो बिंदु होगा वह कैसा होगा, यानी ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए ताकि जो हमारे एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, क्योंकि बीच में भी आपको आप लोग दिख रहा है ये कैसा भी है तो यहाँ पर ये परिवर्तित भी हो रहा है यानी अवकलनीय भी होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, सतत भी होगा क्योंकि बीच में कहीं टूट भी नहीं रहा। तो यहाँ पर ऐसा भी फलन आप बना सकते हैं, आप ऐसा भी फलन बना सकते हैं, ऐसा, फिर लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल सेम आ जाए तो ये फलन भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित करेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये फलन भी हमारा हो सकता है क्योंकि ये हमारा बीच में कहीं टूट भी नहीं रहा तो यानी सतत भी होगा, और यहाँ पर ये अवकलनीय भी होगा क्योंकि यहाँ पर ये बीच में परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पर ये अवकलनीय, तो ये ऐसा फलन भी आप बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो हमारा ए पॉइंट है बी पॉइंट के बिल्कुल यहाँ पर जो सेम उसमें होना चाहिए, सेम क्षैतिज पट्टी पर, तो यहाँ पर ऐसा फलन आप ऐसा फलन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए सिंपल हमने क्या लिया, ऐसा फलन बना लिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने एक फलन लिया जो हमारे सतत भी है और अवकलनीय भी है, और यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी भी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें समझे। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एफ डैश सी बराबर 0, यानी हमने जो लास्ट में वो कंडीशन पढ़ी थी, यानी चौथी जो हमारी कथन था उसमें क्या कहा था, पहले फंक्शन को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, फिर एफ डैश एक्स आएगा, उसके एक्स के स्थान पर सी को रखना है, फिर आएगा एफ डैश सी बराबर 0 कहाँ से होगा, हमारा रोले की प्रमेय से। तो रोले की प्रमेय से वो कहाँ से आया, अब हम यहाँ से सिद्ध करेंगे, यानी हमने एफ डैश सी को बराबर 0 के क्यों लिखा, अब यहाँ से हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें सिद्ध कर ली, अब चौथी चीज़ की बारी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको साइड में मिटा लेते हैं क्योंकि हमें अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए अब करते हैं इसको आगे हल, यानी अपने एफ डैश सी बराबर 0 कहाँ से आया इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो एफ डैश सी आया, अब यहाँ पर आप लोग प्रवणता निकालें यानी ढाल निकालेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी की ढाल, यानी हम बिंदु हमें क्या दिखे ए और बी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल यानी प्रवणता ज्ञान करेंगे, यानी m का मान ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम ज्ञात करने वाले हैं, और ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, इस प्रवणता को ज्ञात करेंगे। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु पता है ए कॉमा एफ ए, और बी बिंदु भी पता है बी कॉमा एफ बी। तो हमें यहाँ पर बिंदु पता है, तो हमने 11th क्लास में अपने चैप्टर नंबर 10 यानी सरल रेखा में पढ़ रखा है कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है। प्रवणता का सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा सूत्र होता है, हम जानते हैं किन्हीं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र, प्रवणता को निकालने वाला सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x1 y1 देखते हैं, x1 हमारा ये मान लेते हैं, y1 हमारा ये, x2a y2a। चलिए इसके स्थान पर मान रखते हैं, तो m बराबर आ जाएगा हमारा y2 क्या है हमारा fb माइनस y1 क्या है हमारा fa, और x2 क्या है हमारा b माइनस x1 है हमारा a। तो m बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज़, तीसरा कथन आपको याद होगा, क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी हमने पढ़ा है। क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी हमने पढ़ा है, और यहाँ पर हमने सिद्ध भी करके दिखाया आपको। तो एफ ए बराबर एफ बी, अब क्या करेंगे हम, या तो एफ बी के स्थान पर एफ ए को रख देंगे या एफ ए के स्थान पर एफ बी को रख देंगे। चलिए किसी को भी हम क्या करें, एफ बी के स्थान पर एफ ए को रख दे रहे हैं। कहाँ से आया, आपको ग्राफ में हमने सिद्ध कराया है कैसे आया। चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ए
अपॉन बी माइनस ए, और m बराबर हो जाएगा एफ ए में प्लस के एफ ए से माइनस का एफ ए कैंसिल, यहाँ पर बचा 0 अपॉन बी माइनस ए। अब किसी भी संख्या का 0 में भाग या गुणा दो तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पर हमने किया। अब यहाँ पर हम इसको आगे हल करते हैं, जगह कम होने के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। तो यहाँ पर m का यानी m का मान आ गया, वो क्या आ गया, 0 आ गया। और अब आप लोग जानते हैं कि m क्या होता है, ढाल यानी परिवर्तन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो परिवर्तन होता है उसी को तो हम परिवर्तन, यानी ढाल परिवर्तन, ढाल हो रही तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ढाल है तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो m को क्या कह सकते हैं, dy/dx, यानी यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा m का मतलब हो जाएगा dy/dx। dy/dx का मान 0। अब क्या करेंगे, dy/dx अब क्या कर रहे हैं हम, अब कल उसका इसको हमने क्या माना था, यहाँ पर f डैश x, और f डैश x के स्थान पर c को रखना तो यहाँ पर हो जाएगा f डैश c बराबर हो जाएगा 0 के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर f डैश c का मान 0 हमने अपने जो हमने चौथा स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें हमने f डैश c का मान 0 क्यों लिया था, आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। तो f डैश c बराबर 0 हमने यहाँ से लिया था कि हमने यहाँ पर परिवर्तन निकाली, ग्राफ में समझा, फिर हमने एफ बी माइनस एफ ए जो आया, फिर यहाँ से हमने सिद्ध किया था कि एफ ए बराबर एफ बी, कथन में भी हमने बताया था कि एफ ई बराबर एफ बी होना चाहिए, और यहाँ पर हमने सिद्ध कर भी दिखाया। तो यहाँ पर हमने एफ बी के स्थान पर एफ ए को रख दा, प्लस के एफ ए से माइनस का एफ ए कैंसिल, और अपॉन में b माइनस ए 0 है। अब किसी भी संख्या का हम 0 में गुणा करें या भाग करें उसका मान आता है 0। तो यहाँ से हो गया m बराबर 0, और m आप जानते हैं कि क्या होता है, ढाल यानी परिवर्तन, और परिवर्तन यानी dy/dx बराबर 0, और dy/dx हमने वहाँ पर करा था। तो उसका डिफरेंशिएट एट x इज इक्वल टू c, फिर f डैश c आया था, f डैश c बराबर हमने 0 यहाँ से लिया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग इस ग्राफ को भी बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमने समझा दिया है कि जो हमारा रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए जो हमारे 4 कथन होते हैं, उन 4 कथनों में से यदि एक कथन भी हमारा फॉलो नहीं करता है तो हमारा जो स्टेटमेंट हो, यानी जो हमारा फंक्शन दिया होता है वह क्या होता है, रोले की प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। यानी हमें चारों के चारों स्टेटमेंट फॉलो करने चाहिए, उस फलन के लिए चारों के चारों स्टेटमेंट फॉलो होने चाहिए। और यहाँ पर जो एफ डैश सी होगा उसका जो भी, यानी यहाँ से सी का जो भी मान आएगा वह बिलोंग करना चाहिए किसके, ए कॉमा बी के, यानी यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं है, यानी ए हो या बी हो या उसके बीच में कोई मान होना चाहिए। आप लोग इसका मतलब समझिए, और जब आप इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो रोले की प्रमेय है वह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने आपको विथ ग्राफ आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो हमारी जो अगली जो प्रमेय है लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय, उसको हम इसके अगले वाले पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में यानी अगले संडे को आपको समझाई जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उसका थोड़ा अंतर है उसमें। तो आपको ये यदि आपने ये रोले की प्रमेय को समझ लिया तो आप जो हमारी लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय है उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिए, और हम इसके अगले पार्ट में मिलते हैं लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय के साथ। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।